नमस्ते। जरा सोचिए, अमेरिका का एक पॉलिटिशियन भारत की जेल में बंद एक कैदी को एक चिट्ठी लिखता है। सुनने में तो काफी नॉर्मल सी बात लगती है ना। लेकिन यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स की माने तो ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं है। ये एक बहुत बड़े इंटरनेशनल विवाद और एक तथाकथित इकोसिस्टम के काम करने के तरीके को हमारे सामने लाती है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक चिट्ठी में आखिर ऐसा था क्या जो इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। देखिए, सोर्स के एनालिसिस के हिसाब से ना, ये सिर्फ कागज और शाही का खेल नहीं है। चलिए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस में हम 4 हिस्सों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम उस चिट्ठी से ही शुरू करेंगे जिसने ये सारा विवाद खड़ा किया। फिर सोर्स जिसे इकोसिस्टम कह रहा है उसके काम करने का तरीका समझेंगे। इसके बाद हम ज़ोहरान ममदानी पर लगे आरोपों को देखेंगे और आखिर में सोर्स के सबसे बड़ा तर्क यानी भारत विरोधी लॉबी वाली थ्योरी पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस घटना की बात करते हैं जो इस पूरे विवाद की जड़ है, वो चिट्ठी और इसके पीछे की कहानी। तो इस कहानी के सेंटर में दो लोग हैं। एक तरफ हैं न्यूयॉर्क के असेंबलीमैन ज़ोरैन ममदानी और दूसरी तरफ है उमर खालिद, जो 2020 के दिल्ली दंगों के आरोप में भारत में जेल में बंद हैं। सोर्स का कहना है कि इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, वही इस पूरे मामले की नींव है। सोर्स के मुताबिक ये सब शुरू कैसे हुआ ये कि उमर खालिद के माता पिता अमेरिका गए और वहां ममदानी से मिले। इसी मुलाकात के बाद ममदानी ने खालिद के सपोर्ट में एक चिट्ठी लिखी और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने खालिद के माता पिता को अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर से मिलने के लिए भी कहा। चिट्ठी की ये एक लाइन हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं, यही इस पूरे मामले का सेंटर पॉइंट है। सोर्स का तर्क ये है कि ये सिर्फ हमदर्दी जताने वाले कुछ शब्द नहीं हैं। उनका दावा है कि एक विदेशी पॉलिटिशियन का एक इतने गंभीर आरोपी को इस तरह सपोर्ट करना भारत की जुडिशियल प्रोसेस में सीधे सीधे दखल देने जैसा है। अब देखिए, यहां से कहानी और भी गहरी होती जाती है। सोर्स का दावा है कि ये चिट्ठी कोई अकेली अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये एक बड़े सोचे समझे नेटवर्क का हिस्सा है। और सोर्स इस नेटवर्क को एक खास नाम देता है, इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम आखिर है क्या भला? सोर्स के हिसाब से ये एक्टिविस्ट्स, जर्नलिस्ट्स और पॉलिटिशियंस का एक ऐसा जाल है जो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी इनमें से कोई एक मुसीबत में फंसता है तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क उसे बचाने और एक खास नैरेटिव फैलाने के लिए एक्टिव हो जाता है। अपने इकोसिस्टम वाले तर्क को और मजबूत करने के लिए सोर्स उमर खालिद के फैमिली बैकग्राउंड का भी जिक्र करता है। वो दावा करते हैं कि खालिद के पिता सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के सदस्य थे, जो भारत में 2001 से ही एक बैन किया हुआ संगठन है। सोर्सेस का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करता है कि ये नेटवर्क कथित तौर पर काफी विवादित जड़ों से जुड़ा हुआ है। सबूत के तौर पर सोर्स कुछ पत्रकारों के ट्वीट्स की तुलना करता है। वो दिखाता है कि कैसे एक तरफ तो वो ज़ोहरान ममदानी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ काश पटेल जैसे दूसरे भारतीय मूल के राजनेताओं के लिए उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। सोर्स इसे एक सेलेक्टिव सपोर्ट और पक्षपात के उदाहरण के तौर पर पेश करता है। सोर्स एक और पत्रकार का उदाहरण देता है जो ममदानी की जमकर तारीफ करते हैं। अब सोर्स इस पर सवाल उठाता है और इसे एक तरफा समर्थन का एक और सबूत बताता है। साथ ही वो आरोप लगाता है कि यही पत्रकार दूसरे जरूरी मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। चलिए अब जरा सीधा ज़ोहरान ममदानी पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि सोर्स ने उनके ऊपर कौन कौन से विवादास्पद आरोप लगाए हैं और उनके किन बयानों का जिक्र किया है। सोर्स ममदानी के कई कथित बयानों को सामने रखता है। पहला ये जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री को युद्ध अपराधी कहा। सोर्स इसे भारत के प्रति उनके एक विरोधी रवैये के सबूत के तौर पर पेश करता है। इसके बाद सोर्स भारत के एक बड़े धार्मिक स्थल पर ममदानी के कथित बयान को हाईलाइट करता है, जिसमें उन्होंने इसे उत्पीड़न का एक साधन बताया। सोर्स का तर्क ये है कि ये भारत के कल्चरल सिंबल्स पर एक सीधा हमला है। सोर्स अपने दावे को और आगे ले जाता है और कहता है कि ममदानी ने राम मंदिर से जुड़ी घटना को हिंदुत्व उग्रवाद का नाम दिया। अब ये भारत में एक बहुत ही सेंसिटिव और ऐतिहासिक मुद्दा है और सोर्स इस बयान को एक भारत विरोधी नैरेटिव का हिस्सा मानता है। ममदानी पर लगे आरोपों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स का दावा है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को लीड किया और IAMC जैसे संगठनों से भी जुड़े हैं। सोर्स के मुताबिक IAMC अमेरिका में एक भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाला संगठन है।
तो अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर सोर्स अपने फाइनल और सबसे बड़े तर्क पर आता है कि ये सब जो हो रहा है ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी और सोची समझी इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सोर्स इसे एक प्लेबुक का नाम देता है, मतलब एक तयशुदा 4 स्टेप्स वाली प्रोसेस। उनका आरोप है कि जब भी इस नेटवर्क का कोई मेंबर भारत में किसी कानूनी झमेले में फंसता है तो ये प्लेबुक एक्टिवेट हो जाती है, और इसका फाइनल मकसद होता है इंटरनेशनल प्रेशर बनाकर भारत की जुडिशरी और उसकी सॉवरेनिटी पर सवाल उठाना। सोर्स के तर्क का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है जिसे वो वैचारिक पाखंड कहता है। उनका आरोप है कि ये नेटवर्क अपनी सहूलियत के हिसाब से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करता है। मतलब जब उनका कोई मेंबर कानून की गिरफ्त में आता है तो वो भारत के सिस्टम पर अटैक करते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वही लोग उसी सिस्टम को खतरे में बताकर उसे बचाने का ड्रामा करते हैं। अपने तर्क को सही साबित करने के लिए सोर्स आगे होने वाली कुछ घटनाओं का अंदाजा भी लगाता है। वो भविष्यवाणी करते हैं कि जर्मनी का एक यूट्यूबर ममदानी को डिफेंड करने के लिए वीडियो बनाएगा और चुनावों पर असर डालने के लिए भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर नेगेटिव खबरें फैलाई जाएंगी। सोर्स इन्हें अपनी थ्योरी के भविष्य के सबूत के तौर पर पेश करता है। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। बाहरी नैरेटिव और इंटरनेशनल दबाव किसी भी देश के अंदरूनी मामलों और उसकी संप्रभुता की धारणा को आखिर किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं, इस पर सोचना वाकई जरूरी है।